Hello everyone, today we are learning chapter 2 of your history class 8 SST. Okay, and in this chapter, in this book हम लोग क्या है, हम लोग पूरी हिस्ट्री के अंदर जो ब्रिटिशर्स आए हम पे रूल करा उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो दिस विल बी द टॉपिक फॉर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस क्लास. ओके, सो ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देकर समझ कर इस चीज़ को पढ़ना है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट भी आएगा. ठीक है, इसको पढ़ने के लिए. तो लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है. चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर. मतलब कैसे उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जो माल वगैरह बेचने आई थी तो उन्होंने ट्रेड्स के उससे क्या कर लिया, यहाँ पे टेरिटरी जमा ली, कब्ज़ा कर लिया हमारे इंडिया के ऊपर. वो कैसे हुआ? ठीक है, वो जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी था जिसका नाम, जो कि यहाँ पे किस लिए आई थी, बिज़नेस के लिए आई थी, सामान वगैरह बेचने के लिए आई थी. उसने क्या करा, उसने बिज़नेस से हटकर खुद के यहाँ पे कैसी पॉलिटिक्स बना ली, कैसे उन्होंने कब्ज़ा करा, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ओके, कैसे वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, कैसे इनका इंस्पेक्शन हुआ इनकी मतलब कैसे ये लोग बढ़े, कैसे इन लोगों ने हर एक जगह को कैसे क्या कर लिया, अपने अंडर ले लिया. ठीक है, सो नाउ वी विल रीड दैट. सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था कंपनी का, मतलब कैसे चलती थी वो कंपनी और कैसे उस कंपनी ने पूरे इंडिया के अंदर अपना एक्सपेंशन कर लिया रूल का, मतलब कि पूरी जो कंट्री के ऊपर कैसे उन्होंने कब्ज़ा जमा लिया. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन रीडिंग. By the second half of the 18th century, a new power was emerging on the political horizon, the British. The British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories. How then did they come to be masters of a vast empire? In this chapter you will see how this came about. अब देखो क्या हुआ, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब जब 18th सेंचुरी का ऑलमोस्ट हाफ हो गया था, मतलब 17 जो यू कैन से. जब देखो हम लोग जब सेंचुरीज़ की बात करते हैं ना तो हम लोग हमेशा एक आगे की सेंचुरी की बात करते हैं. तो देखो अभी चल रहा है 2021, राइट, 2021 चल रहा है ना, तो इस सेंचुरी को क्या बोलते हैं लोग बाग, 21st सेंचुरी कहते हैं. ठीक है, तो ये तो 21st सेंचुरी हो गई. तो अब यहाँ पे 18th सेंचुरी लिखा है तो इसका मतलब यू शुड नो कि ये यहाँ पे बात कर रहे हैं 1700s की, मतलब हाफ ऑफ 1700, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ 1700, मतलब 1760 समथिंग के अराउंड, 60 और 67 समथिंग के अराउंड जो क्या हुआ, एक न्यू पावर आई वर्ल्ड के अंदर. क्या हो रही थी, इमर्ज हो रही थी. ठीक है, बढ़ रही थी एक पावर जो कौन थे, पॉलिटिकल हॉरिजॉन के अंदर बढ़ी थी, मतलब पॉलिटिक्स वगैरह के अंदर, रूल के अंदर क्या बढ़ रही थी, एक पावर बढ़ रही थी. और वो कौन थे, वो थे ब्रिटिशर्स. ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्यों आए थे यहाँ पे, ट्रेडिंग कंपनी के तरह आए थे और उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो टेरिटरीज़ को एक्वायर करेंगे, मतलब वो यहाँ पर कब्ज़ा करेंगे, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था. लेकिन फिर भी कैसे उन्होंने इंडिया के ऊपर कब्ज़ा जमाया, कैसे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बना लिया, ये चीज़ हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी. देखो सबसे पहले जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंडिया के अंदर आई थी. क्यों आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया के अंदर, ताकि क्या बोलते हैं, ताकि हम लोगों पे क्या, हम लोगों के साथ बिज़नेस कर सके. ओके, इंडिया क्या था उस वक्त, बहुत ज़्यादा अच्छा था ट्रेड के अंदर, और इधर से उधर क्या जाते थे, सामान जाता था, क्लोथिंग और सारे गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ से क्या जाते थे, इंडिया से जाते थे, और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का अच्छा वाला सामान जाता था इंडिया से. ठीक है, और जो वहाँ से तो इन लोगों ने क्या करा, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, यू शुड नो कि कौन आया था, ब्रिटिशर्स की सबसे पहली चीज़ क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी. और ये लोग ही आए थे इंडिया के अंदर सबसे पहले. क्यों आए थे, जस्ट फॉर द ट्रेड, मतलब बाज़ार के अंदर आए थे ये लोग और सिर्फ सामान का ख़रीद फरोख्त करना और सामान को बेचना और ख़रीदने के लिए आए थे. ओके, सो नाउ लेट्स रीड दिस पैराग्राफ. In 16th century, in the 1600, the East Indian Company acquired a charter from the ruler of England,
Queen Elizabeth, granting it the sole right to trade with the East. This meant that no other trading group in England could compete with East India Company. With this charter, the company could venture across the oceans, looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher price. The company did not have to fear competition from other English trading companies. Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले क्या करा, उन्होंने एक चार्टर बनवाया, उन्होंने मतलब एक यू कैन से स्टैम्प बनवाया, किससे, जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी, क्वीन जो वहाँ की थी, एलिज़ाबेथ मतलब जो ब्रिटिशर्स पे रूल कर रही थी उस वक्त, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या करा कि 1600 के अंदर उन्होंने ये चीज़ करी कि भाई आप हमें ये एक ऐसा हक दो कि हम लोग कोई सी भी कंट्री से, ईस्ट की कोई सी भी कंट्री से क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चार्टर बनवाया था किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। और इस चार्टर का मतलब ये था कि कोई भी और जो इंग्लैंड की कंपनी होगी ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ compete नहीं करेगी, ठीक है, वो काम कर रहे हैं ना, वो उनके साथ वो वाला काम कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है, और वो उनसे कोई भी compete नहीं कर सकता, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ये था उस चार्टर के अंदर, उस स्टैम्प पेपर के अंदर। ओके, सो इस चार्टर के साथ साथ कंपनी जो थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो ये क्या करने लगे, ये लोग अक्रॉस द ओशंस, मतलब इनकी कंट्री से आगे भी जाके जो कंट्रीज़ थी, ओशंस को पार करके जो कंट्रीज़ थी, उनके अंदर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ट्रेड करना शुरू कर दिया, ठीक है, अलग अलग लैंड से, जहाँ पे ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो चीज़ें होती थी उनको बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे ख़रीद कर, जो इंग्लैंड होता था जहाँ पे इनको ट्रेड करना होता था, या फिर कोई और सी कंट्री जहाँ इनको ट्रेड करना होता था, वहाँ पे क्या करते थे, उन चीज़ों को और ज़्यादा हाई रेट्स में बेचते थे। देखो क्या हुआ, इन लोगों ने चीप प्राइस पे किसी चीज़ को ख़रीदा और आगे जाके वो किस पे बेच रहे हैं, इस चीज़ को हाई रेट पे बेच रहे हैं, ठीक है। और जब ये लोग देखो, एक तो ये चीज़ होती थी कि ये लोग ओशंस की जो आगे वाली जो कंट्रीज़ हुआ करती थी, वहाँ से चीप प्रोडक्ट्स ले लेते थे, लेकिन और ज़्यादा कंट्रीज़ में भी उस चीज़ को बेचते थे हायर प्राइस पे। लेकिन सबसे पहले तो उनकी स्टार्टिंग इसी से हुई थी कि वो ये जो चीज़ें होती थी इनको वापस यूरोप लेके जाते थे, मतलब यूरोप की जो सारी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर लेके जाते थे ट्रेड करने के लिए। ओके, मतलब चीप प्राइस से लेकर चीज़ों को और अच्छी प्राइस में वहाँ पे जाकर बेच देना, ठीक है, ये इनका काम था। और कंपनी जो थी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको किसी भी कंपटीशन का डर नहीं था। कंपटीशन मतलब ये हो गया कि इनके साथ आकर कोई और कंपनी compete कर ही नहीं सकती थी। इन्होंने क्वीन एलिज़ाबेथ से क्या करवा लिया था, ऐसा सिग्नेचर करवा लिया था एक ऐसे पेपर पे कि भाई हमारे सामने कोई भी कंपनी आकर खड़ी नहीं होगी जो यही काम कर रही है जो हम कर रहे हैं। ओके, तो ये जो इन कंपनीज़ को क्या कहा है, मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज़ कहा है। और इसीलिए ये जो कंपनीज़ थी वो थोड़ा कम प्रॉफिट्स कमाती थी, ठीक है, ताकि वो लोग क्या करें, प्राइमरीली प्रॉफिट कमाती थी, मतलब जो कंपटीशन होता था ना वो कम हो जाता था इन सारी चीज़ों से, ठीक है। सो इस चीज़ का रीज़न ये था कि ये लोग चीप चीज़ों के अंदर तो बाय करेंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सेल करेंगे अच्छे खासे दामों में। सो अब क्या हुआ, ये जो रॉयल चार्टर था, ये जो रॉयल चार्टर था, मतलब ये जो स्टैम्प इन लोगों ने क्वीन एलिज़ाबेथ से लगवाया था,
उस चीज़ को कोई भी मतलब उस चार्टर से कोई भी ऐसी यूरोपियन ऐसी पावर्स नहीं थी जो कि ईस्टर्न मार्केट्स के अंदर एंटर ना हुई हो। मतलब ये था कि वो जो रॉयल चार्टर था ना, बस वो सिर्फ और सिर्फ किस पे इम्पोज होकर रह गया, सिर्फ ब्रिटिश की सिर्फ ब्रिटेन की कुछ कंपनीज़ पे इम्पोज होकर रह गया, ठीक है। और जो कंपनीज थी और जो लोग थे और जो मतलब अलग अलग यूरोप की कंट्रीज़ थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने तो वैसे पहले ही वो आकर कहाँ आ गए थे, इंडिया के अंदर आ गए थे, ठीक है। और जब पहली बार जो इंग्लिश शिप्स जो थी वो जब वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर आई, और सबसे पहले कहाँ आई वो जो जब पहली जो शिप थी, इंग्लिश शिप जो थी, वो जब वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर आई, मतलब हियर यू कैन सी वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ओके। सो जब वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर आई इस तरफ, ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने केप ऑफ राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, मतलब वो कैसे आए इंडिया के अंदर, बेसिकली वो लोग इंडिया के अंदर आए अफ्रीका को छूते हुए, मतलब यू कैन से कि ये इनका यूरोप है, ठीक है। तो ये इनका ये क्या हो गया, रूट हो गया, मतलब फर्स्ट पहली जो शिप थी ना वो इस तरीके से आई इंडिया के अंदर। तो मतलब ये वेस्ट हो गया अफ्रीका का, तो यहाँ से उठकर ये लोग क्या हुआ, अफ्रीका से चलते 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 अफ्रीका का एक चक्कर लगाकर कहाँ पहुँचे, इंडिया में पहुँचे, ठीक है, इस रूट से। तो अब इन लोगों को लग रहा था कि भाई ये पहले हैं जिन्होंने इंडिया का जो रूट है वो ढूंढा है, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले ही क्या था, पहले ही जो पुर्तगीज़ लोग थे उन्होंने अपना इंडिया के अंदर ट्रेड करना पहले ही शुरू कर दिया था। देखो इंडिया जो था ना वो बहुत ज़्यादा रिचनेस से भरा हुआ था, मतलब यू कैन से कि यहाँ पे हर चीज़ पे क्या था, बहुत ज़्यादा पैसा था लोगों के पास, मतलब हर चीज़ ट्रेड वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा था। इंडिया को मतलब सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए सब लोग यहाँ पे आके क्या करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे। तो इंग्लिशमैन जो थे, जो यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिश थे, उनको लगा कि भाई वी आर द वन जो कि पहले आए, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि भाई पहले ही पुर्तगीज़ जो थे वो आ गए थे इंडिया के अंदर, और उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट जो थी इंडिया के अंदर, मतलब गोवा का जो साइड है वहाँ पे वो पहले ही आकर ट्रेड कर रहे थे, ओके। और जो फर्स्ट रूट जो था ना उसने वो किसने ढूंढा था, पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर ने ही ढूंढा था। इंडिया का जो फर्स्ट रूट था सी रूट, मतलब पुर्तगाल से इंडिया सी के थ्रू आना। लैंड के थ्रू तो देखो लोग बाग आते ही थे कैरावान्स के अंदर, लेकिन सी के थ्रू, शिप के थ्रू सबसे पहले किसने डिस्कवर करा था, वास्को द गामा था, पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर था, जिसने सी रूट इंडिया का वो कर लिया था डिस्कवर, ठीक है, 1498 के अंदर। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, मतलब 1600 के अंदर ही जो डच मतलब जो फ्रेंच लोग जो थे वो भी इंडिया के अंदर आके ट्रेड करना चाह रहे थे, ठीक है। तो फ्रेंच ट्रेडर्स भी आ गए थे बाद में, ठीक है। पहले तो उन्होंने सोचा कि हाँ भाई हम शायद इंडिया के अंदर इंडियन ओशंस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, मतलब इंडियन ओशन से जा सकते हैं इंडिया के अंदर। तो फिर क्या हुआ, जब इन लोगों ने ये चीज़ देखी कि हाँ भाई ये लोग जा सकते हैं, तो जो डच थे, जो फ्रेंच लोग थे, वो भी इंडिया के अंदर आ गए। अब देखो यहाँ पे कौन कौन आ गया, ब्रिटिश के लोग, ब्रिटिशर्स आ गए, ठीक है। फिर पुर्तगीज़ आ गए पुर्तगाल के, और कौन आ गया यहाँ का, फ्रेंच के लोग आ गए, ठीक है, डच। अब देखो जब यहाँ पे तीन कंट्रीज़ आके ट्रेड करना चाहा इन लोगों ने इंडिया के साथ, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम्स हो गई। कि क्यों प्रॉब्लम्स हो गई यहाँ पे इंडिया के अंदर, क्योंकि इन लोगों को सबको क्या चाहिए थी, कुछ वही चीज़ें चाहिए थी जो जैसे यूरोप को कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि वही चीज़ें किसे चाहिए, फ्रेंच को चाहिए, ठीक है, फ्रांस वाले लोगों को चाहिए, पुर्तगाल को भी वही चीज़ें चाहिए जो ब्रिटिश वगैरह को चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी कि भाई क्योंकि सबको एक ही चीज़ चाहिए होती थी, सेम चीज़ चाहिए होती थी, ठीक है। सो नाउ लेट्स रीड, द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स. The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. Pepper, cloves, cardamom, and cinnamon too were in great demand.
Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profits that could be earned. The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies. Through the 17th century and 18th centuries, they regularly sank each other's ships, blocked routes, and prevented rival ships from moving with supplies of goods. Trade was carried on with arms, and trading posts were protected through fortification. This the effort to fortify settlements to carry profitable also led to intense conflicts with rulers. The companies therefore found it difficult to separate trade from politics. Let's see how this happens. अब क्या हुआ, जब सबको सेम चीज़ें चाहिए थी, क्या क्या चीज़ें थी वो देखो। अब इंडिया के जो कॉटन और सिल्क का जो प्रोडक्शन था वो इंडिया का, तो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा मशहूर था, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे इसका ट्रेड होता था, यूरोप के अंदर ट्रेड होता था। ठीक है, पेपर, क्लोव्स और मतलब काले मिर्च और जो कार्डमम होती है, ठीक है, सिनेमन, कार्डमम, ये इलायची एंड ऑल, ये सब भी क्या थी, बहुत ज़्यादा ग्रेट इन डिमांड थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को चाहिए थी ये चीज़ भी। ठीक है, और इसी वजह से कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ गया। देखो यूरोप ने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि भाई उन्होंने पहले ही वो वहाँ से चार्टर बनवा के लाए थे कि हमसे कोई इंग्लैंड की कोई भी जो कंपनी होगी वो हमसे कंपटीशन करने नहीं आएगी, जो ट्रेड हम जहाँ कर रहे हैं वो हमसे करने नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अब उनका जो चार्टर था ना वो बिल्कुल फ़ेल हो गया। कैसे फ़ेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो पुर्तगाल की जो कंट्री थी, पुर्तगाल जो है उसकी ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे पहले से ट्रेड कर रही थी, और जो फ्रेंच वगैरह थे वो भी ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, तो इसी वजह से जब क्या हुआ, जब एकदम से कंपटीशन बढ़ा तो ये जो प्राइसेस थी ना, ये जो चीज़ों की जो प्राइसेस थी वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हाई हो गई, मतलब महंगी होने लग गई ये सारी चीज़ें। लेकिन यूरोपियंस को क्या चाहिए था, यूरोपियंस को चाहिए था कि भाई उन लोगों को तो सस्ते में चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड होने की वजह से क्या हुई, ये चीज़ क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हायर प्राइसेस पे मिलने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंपटीशन हद से ज़्यादा बढ़ गया। सो फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जब कोई जैसे प्याज वगैरह होती है, तो देखो जब लोग बाग इसको ज़्यादा कर लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं यूज़ के अंदर, तो क्या होता है, प्याज जब कम बिकने लगती है तो उसकी प्राइस क्या चली जाती है, बढ़ जाती है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे जब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हुई, वैसे ही तो उसी तरीके से क्या हुई, प्राइसेस बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया, और इस वजह से लोग, ये जो कंपनीज थी, इन्होंने आपस में क्या करना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया, फियर्स बैटल्स लड़नी शुरू कर दी। ठीक है, 17th और 18th सेंचुरी के अंदर ये लोग क्या करने लगे, एक दूसरे के जो शिप्स थे जहाँ जिससे ये लोग सामान लेके जाते थे इनके कंट्रीज़ के अंदर, उनको डुबाना शुरू कर दिया। ठीक है, उन पे गोले वगैरह बरसाने शुरू कर दिया, कि मतलब, और लगातार जो रूट्स थे उनको ब्लॉक कर दिया किसी तरीके से। ठीक है, मतलब ये लोग लड़ने लग गए, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से लड़ने लग गए। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड्स, मतलब जो गुड्स जो की चीज़ें थी वो लेके जाने ही नहीं दिया। और जब वो लोग ट्रेड करके या फिर कोई चीज़ कहीं से लेके जाते थे, तो जैसे जब सामान रखा है किसी शिप के अंदर, तो उसी सामान के साथ बहुत सारी क्या होंगी, आर्म्स होंगी, मतलब बहुत सारी गन्स एंड ऑल भी होंगे, ताकि कोई उनके जो सामान है उसको आके चुरा न ले और वो कंट्री तक सेफली पहुंच जाए। ठीक है, और फोर्टिफिकेशन से क्या होते थे, ये लोग हर चीज़ को सेफ रखते थे, मतलब गन्स वगैरह से, और लड़ाई कर करके ये लोग सेव रखते थे इन सारी चीज़ों को। ठीक है, दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers। अब क्या हुआ, अब ये लोग जब एक दूसरे को मार रहे थे, तो ऑफ कोर्स ये भी होगा, जो रूल कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, उनको तो प्रॉब्लम होगी ना, कि भाई तुम हमारी कंट्री के अंदर आके एक दूसरे को मार रहे हो, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इस वजह से रूलर्स भी इसके अंदर शामिल हो गए। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो ट्रेड था वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल भी अलग दिखने ही नहीं लगा। मतलब जो ट्रेड था ना
वो ऐसा हो गया कि भाई जिसके हाथ में पावर है ना वही यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो मतलब पावर किसके हाथ में होगी, जो पॉलिटिकली क्या होगा, एम्पावर्ड होगा। तो उसके हाथ में, जिसके हाथ में पावर है वही यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, जो ट्रेड और पॉलिटिक्स थी वो बिल्कुल अलग रही नहीं, और मतलब वो दोनों बिल्कुल सेम चीज़ हो गई। तो ये हो गया कि जिसके पास पावर है वही ट्रेड करेगा। तो इस तरीके से अब देखो कि कैसे ये चीज़ हुई थी। विल सी दिस। Okay, so let's see trade in Bengal. The first English factory was set up at the banks of the river of Hooghly in 1651. This was the base from which the company's traders, known at the time as factors, operated. अब क्या हुआ, जो अब ट्रेड बंगाल के अंदर ट्रेड कैसे हुआ और कैसे लॉस हुआ, लेट्स सी। सबसे पहले तो क्या हुआ, सबसे पहली इंग्लिश जो फैक्ट्री थी वो कहाँ बनी थी, यूगली रिवर थी बंगाल के अंदर जो रिवर थी यूगली, उसकी बैंक्स पे, मतलब उसके किनारे फैक्ट्री सेटअप हुई थी 1651 के अंदर, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ये क्या थी, ये बेस थी कंपनी ट्रेडर्स का। मतलब ये समझ लो कि जहाँ जहाँ भी सामान जा रहा है, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसका सबका रिकॉर्ड कौन रखेगा, ये वाली कंपनी रखेगी। ये मतलब बेस हो गया किसी चीज़ का, ठीक है। तो ये बेस थी। और ये जो कंपनी ट्रेडर्स थे उनको उस वक्त क्या कहा जाता था, उनको फैक्टर्स कहा जाता था, ठीक है। और जो फैक्ट्री थी ना, उसके पास एक वेयर हाउस था जहाँ पे सारे के सारे जो सामान आता था वो स्टोर करके रखा जाता था, ठीक है। और उसके पास क्या भी था उस वेयर हाउस के अंदर। वेयर हाउस होता है मतलब बहुत बड़ी सी खाली जगह होती है, ठीक है। हॉल मान लो, एक बहुत बड़ा सा हॉल, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे क्या था, वेयर हाउस में उनके बहुत सारे के सारे तो वो रखे हुए थे, जो गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो गुड्स थे, मतलब जो सारा सामान था वो रखा हुआ था, जो कि एक्सपोर्ट हुआ था। और उसके अंदर और भी क्या था, कंपनी ऑफिशियल्स के, मतलब जो कंपनी में काम कर रहे थे, बड़े बड़े जो ओहदे पे जो थे, बड़े वाले ओहदे पे उनके ऑफिसेज थे, ठीक है। और वो लोग वहाँ पे बैठा करते थे, ठीक है। और जैसे ट्रेड क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, बढ़ने लगा, तो जो कंपनी थी उसने और ज़्यादा जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे उनको यहाँ पे आने का वो दिया अफसर के, तुम लोग वहाँ से इंडिया के अंदर आ जाओ, ठीक है। सारे जो बिजनेसमैन और जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ आ जाओ इंडिया के अंदर, और क्या करो, ये जो फैक्ट्री है हमारी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी, उसके पास इन लोगों ने उनको ठहराना और सेटल करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। By 1696 it began building फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। अब क्या हुआ, 1696 के अंदर अब इन लोगों ने क्या कर दिया, 1651 में तो इन्होंने कंपनी को चलाया था किसके साथ, वेयर हाउस था, तब तो उनके पास सिर्फ एक हॉल था। लेकिन 1696 के अंदर इन लोगों ने एक पूरा महल बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और सेटलमेंट के अराउंड, ठीक है, यहाँ पे पूरा क्या करवा दिया इन्होंने, महल बनाना शुरू कर दिया। 2 years लेटर अब इन्होंने क्या करा, 2 साल बाद जो मुग़ल ऑफिशियल्स थे उन्होंने उन लोगों को ये बोला कि मुग़ल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी ज़मींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। अब इन लोगों ने क्या करा कि 2 साल बाद इन लोगों ने, जो मुग़ल्स थे उस वक्त जो राज कर रहे थे उस पे आसपास, बंगाल के आसपास जो मुग़ल राज कर रहे थे, उन्होंने उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करा कि उनको रिश्वत दी कि भाई तुम अभी हमें ना ज़मींदारी, मतलब जो टैक्स वगैरह आता है ना, हम तुम्हें इतना पैसे दे रहे हैं और हम है ना ख़रीद रहे हैं, बेसिकली हम लोग 3 विलेजेस को ख़रीद रहे हैं और उसका जो भी टैक्स होगा ना वो हमारे पास आएगा, ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम जो था वो ये था, ठीक है। राइट ओवर 3 विलेजेस। वन ऑफ दीज वॉज कैलिकट which later grew into the city of Calcutta, कोलकाता as it is known today, ठीक है। अब क्या था इन 3 विलेजेस के अंदर क्या था, बीच में एक था कैलिकट, जो कि अब क्या कहलाता है, कैलकटा, ओके। और इसने जो हमारे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने जो मुग़ल एम्परर था औरंगज़ेब, यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम, तो इन्होंने औरंगज़ेब को कहा कि आप हमें ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का वो दो मौका, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये चीज़ थी कि क्या करो कि मुग़ल एम्पायर से बोला, जो औरंगज़ेब था उससे बोला कि हम जब कोई ट्रेड कर रहे हैं आपके पास आकर, तो प्लीज़ आप ये करो कि आप हम पे टैक्स मत लगाओ, ठीक है, क्योंकि हम आके आपकी कंट्री में वो तो कर ही रहे हैं ना ट्रेड। तो ये सिर्फ एक कंपनी के लिए था, इनकी सिर्फ ये वाली कंपनी के लिए था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, लेट्स सी।
The company tried continuously to press more concessions and manipulate existing प्रिविलेजेस। अब क्या हुआ, ये जो कंपनी थी अब इसने ये तो ड्यूटी फ्री वाला तो चीज़ कर ही ली थी कि भाई टैक्स नहीं लगेगा इनके ऊपर कोई भी, लेकिन उन्होंने और क्या करा, इन्होंने जो प्रिविलेजेस थी, मतलब और जो अच्छी अच्छी जो चीज़ें थी उनको चाहना इन्होंने शुरू कर दिया, इन लोगों ने मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया लोगों को। ठीक है, अब वो जो औरंगज़ेब का फरमान था, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर इंस्टेंस जो औरंगज़ेब का जो फरमान था उसने क्या करा था, जो फरमान क्या होता है, एक पूरा लेटर होता है जिसपे मतलब औरंगज़ेब की मतलब कोई सील भी वगैरह होगी वो लगा दी गई होगी, पूरा सिग्नेचर हो गया होगा उसके ऊपर, और ये चीज़ हो गई होगी कि हाँ भाई एक लॉ सा बन गया कि इन पे इस वाली कंपनी पे क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो जो उनका फरमान जो था उसने सिर्फ़ और सिर्फ उस कंपनी को राइट दिया था कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना वो ही है जो कि टैक्स के बिना यहाँ पे ट्रेड करेगी, और कोई सी कंपनी को औरंगज़ेब ने ऐसा कोई राइट नहीं दिया था कि यहाँ पे आके आप टैक्स के बिना क्या करोगे, ट्रेड करोगे। लेकिन क्या हुआ, जो ऑफिशियल्स जो थे इसकी कंपनी के, जिनके पास और उनके जो मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे थे, उन्होंने क्या कर रखा होगा, उन्होंने ना और भी क्या कर रखा था, उनके और भी प्राइवेट बिजनेसेस चलते थे। ठीक है, प्राइवेट ट्रेड चलते थे, मतलब उस बिज़नेस से, ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग हटकर उनका कोई ट्रेड भी चलता था। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या करा, उसके ऊपर भी क्या करा कि उस ट्रेड के ऊपर भी पे ड्यूटी नहीं दी। ठीक है, उन्होंने ये था कि वो लोग उस वाले जो उनका ट्रेड है उसके ऊपर क्या करेंगे, पे ड्यूटी, जो ड्यूटी है, जो टैक्स है वो देंगे, लेकिन उन्होंने क्या करा कि उन्होंने वो टैक्स देने से मना कर दिया। जैसे कि मतलब उनकी कंपनी है, क्योंकि वो कहाँ काम कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम भी कोई टैक्स वैक्स नहीं देंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एक इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू हो गया बंगाल के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के पैसे खाना इन लोगों ने शुरू कर दिया बेसिकली। ठीक है, अब इस चीज़ को देखकर जो नवाब था मुर्शिद कुली खान, उन्होंने क्या हुआ, वो कैसे प्रोटेस्ट नहीं करते, ऑफ कोर्स वो उनको प्रोटेस्ट तो करना ही पड़ा कि ये लोग इतना सब कुछ कर रहे थे, तो इसलिए So now till here we are reading, and in the next part of this chapter we will read कि कैसे जो ट्रेड था वो बैटल्स के अंदर चेंज हो गया, और कैसे बैटल्स हुई, और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे आकर पूरा रूल करना शुरू कर दिया। वी विल रीड दैट इन द नेक्स्ट पार्ट. Till then, if you haven't understand this chapter, please go ahead and see this video twice, and goodbye.